हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रशांत बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका प्रॉमिस एकेडमी। आपके अपने प्रॉमिस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है आप सभी का। चलिए, आज हमारा जो सेशन है वो जनरल नॉलेज पर है। तो जनरल नॉलेज से संबंधित हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कि जुड़ते जा रहे हैं, सो प्लीज़ आप सभी का वेलकम है, आप जुड़ें और नई चीज़ें हम सीखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जनरल नॉलेज की मैं बात करूँ, जनरल स्टैटिक की बात करूँ, जनरल अवेयरनेस की बात करूँ, करंट की बात करूँ, ये सब तरह के एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है। हम रेलवेज़ को लेकर चले, हम एसएससी को लेकर चले, हम आपका अदर कॉम्पिटेटिव स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स को लेकर चले, हम सभी तरह के एग्ज़ाम्स की यदि बात करते हैं तो हर एग्ज़ाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में वेटेज रहता है। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, हर तरह से अलग अलग पेपर वाले हर अपनी अपनी चीज़ों को अलग अलग चीज़ों में इसको रखते हैं। कोई जनरल अवेयरनेस के नाम से पूछता है, कोई जनरल नॉलेज के नाम से बात करता है, कोई जनरल स्टडीज़ के नाम से बात करता है। तो मतलब कि क्वेश्चंस बहुत सारे इसमें आपको मिल जाते हैं। तो आज हम आपके साथ जनरल नॉलेज कैसे बात करेंगे। भावना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओके, भावना जी शहडोल से हमारे साथ हैं। बिल्कुल भावना जी, बिल्कुल आपका बहुत स्वागत है। और भावना जी हमारे मिशन बैच के भी स्टूडेंट हैं, जो अभी हमारा मिशन बैच शुरू होने वाला है। भावना जी हैं, शुभी जी हैं, बॉयज़ में भी अपने प्रियंका मैम भी हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जुड़ चुके हैं मिशन बैच में। एक मिशन बैच के बारे में जब तक बाकी सभी स्टूडेंट जुड़ते जा रहे हैं, मैं आपको मिशन बैच के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। मिशन बैच जो मैंने शुरू कर रहा हूँ वो 12 अक्टूबर से 12 अक्टूबर से लेकर मैं 15 दिसंबर तक के बीच में एक बैच नया शुरू कर रहा हूँ, जिसको टारगेट मिशन के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। तो हम एक मिशन बैच शुरू कर रहे हैं। उस मिशन बैच में आपको जो मॉर्निंग की क्लासेस रहेंगी उसमें सुबह 8 बजे हमारा रहेगा जनरल स्टैटिक, जनरल नॉलेज, या आप जनरल स्टडीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। तो हम इस तरह की बात रखेंगे जनरल स्टडीज़ से ऐसा। और शाम को रहेगा 7 बजे से वो रहेगा हमारा करंट अफेयर और कंप्यूटर्स के लिए। तो हम आपको 10 मंथ की करंट प्लस ऑल स्टैटिक जीके का पोर्शन, ये सभी कुछ आपको उसमें कवर करेंगे। राइट, तो आप सभी का स्वागत है। ये जितने लोग भी अभी नहीं जुड़े हैं, बॉयज़ में भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, और जो अभी नहीं जुड़े हैं सो प्लीज़ मैं उन सभी से यही बोलूँगा कि लास्ट चांस है। क्योंकि आने वाले समय में अब ये कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि एग्ज़ाम अब कब होंगे, कब फॉर्म निकलेंगे। आप ये अपना लास्ट चांस मानकर चलें, अपने स्ट्रेटेजी के को और 10 मंथ के करंट को कंप्लीट करें, प्रॉपरली तैयार करें। राइट, तो जुड़िए हमारे साथ मिशन बैच से। तो कुंवर जी हमारे साथ हैं, भावना जी हमारे साथ हैं। सो प्लीज़ आप जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, अपने अपने शहर का नाम ज़रूर बताइए। अभिजीत जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिजीत जी जुड़ चुके हैं, अर्जित जुड़ चुके हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिशन बैच से। और जो स्टूडेंट्स बाकी हैं तो मैं उनसे भी यही चीज़ बोलूँगा कि समय वेस्ट ना करते हुए आप अपने बैच को ज्वाइन करें। बहुत ही निम्नल चार्जेस पर मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, जनरल स्टैटिक्स, राइट, करंट अफेयर और कंप्यूटर्स। ओके, तो सभी लोग ऑलमोस्ट जुड़ चुके हैं। राइट, अभिजीत जी भोपाल से हमारे साथ हैं, नितेश प्रताप जी हमारे साथ हैं, दिशा जैन जी हमारे साथ हैं। वेलकम है दिशा जी आपका भी। दिशा जी, मैं आपको आप बहुत अच्छे आंसर देते हैं दिशा जी। मैं चाहूँगा कि एक बार आप मिशन बैच को ज़रूर ज्वाइन करें, यदि पॉसिबल हो आपके लिए तो। बिल्कुल, मैं 12 तारीख से मिशन बैच लेकर आ रहा हूँ, जो हर एग्ज़ाम्स के लिए रिलेटेड रहेगा। चाहे मध्य प्रदेश के कोई एग्ज़ाम दे रहे हों, जिसमें आपका सिविल जज हो जाए, व्यापम हो जाए, राइट, कोई आरपीएफ का दे रहा है, पुलिस का दे रहा है, ग्रुप डी का दे रहा है, एनटीपीसी का दे रहा है, एसएससी सीजीएल का दे रहा है, सीएचएसएल का दे रहा है, दिल्ली पुलिस का दे रहा है, या फिर आपका यदि मैं बात करूं और भी लोकल एग्ज़ाम जैसे कि बैंकिंग वगैरह, ये सभी इन सभी एग्ज़ाम्स में बहुत फ़ायदा रहता है। शुभम जी हमारे लिए कुछ लिखते हैं, सर वी कैन गेट अ क्लास फॉर रीजनिंग इन दैट पैकेज। नहीं शुभम जी, ये सिर्फ अभी 3 सब्जेक्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। जनरल स्टैटिक जो कि सुबह 8 बजे रहेगा, करंट अफेयर और कंप्यूटर्स आपका शाम को रहेगा 7 बजे। तो एक सुबह 8 बजे बैच रहेगा और एक शाम को 7 बजे बैच रहेगा। रीजनिंग और मैथ्स में इन फ्यूचर हमारा प्लान ज़रूर है, ये आपका बैच मिशन बैच कंप्लीट होने से कुछ समय पहले तक या मिशन कंप्लीट बैच होते होते हम एक रीजनिंग का भी कुछ लेकर ज़रूर आने के प्रयास में हैं। मना नहीं कर रहा हूँ, बस प्रयास है मेरा। ओके,
क्योंकि यहाँ मुझे बोर्ड की व्यवस्था करनी है और ट्राइपॉड है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। अभी मैं आपसे फ्रंट कैमरे से बात कर रहा हूँ, तो आपको ये जो मिरर इमेज है वो मिरर इमेज आती है, मतलब कि उल्टी इमेज आती है, तो मैं पढ़ाने में मुझे मुश्किल होगा। तो जब हम उसकी बात करेंगे रीजनिंग वगैरह, तो मुझे इसको बैक कैमरे से पढ़ाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है, फिर मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊँगा, नहीं देखा। अभी मैं आपके सामने आपसे कमेंट भी आपके पढ़ता जा रहा हूँ। तो कोशिश मेरी ये है कि ये मिशन बैच कंप्लीट होने से पहले पहले मैं मैथ्स और रीजनिंग का बैच भी आप लोगों के साथ लेकर आऊँ, और उसके कोई ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस नहीं होंगे। अभी मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, यदि मैं किसी और फैकल्टी को अरेंज किया तो ज़रूर, बट जो भी मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ बहुत ही निम्नल चार्जेस हैं अभी भी। 500 में आपको पूरे 2.5 से 3 महीने आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है और 3 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, तो बहुत ही निम्नल है मेरे हिसाब से। राइट, तो शुरू किया जाए। तो प्लीज़ यदि आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, तो क्लास प्लीज़ एक बार मुझे बता दीजिए, ऑडियो विजिबल दोनों क्लियर है? ऑडियो वीडियो दोनों विजिबल क्लियर है आपको? तो एक बार रेडी लिख दीजिए, यस ओके करके रेडी लिख दीजिए। देन हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज भी आपको कुछ नई नई चीज़ें सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। राइट, तो तैयार रहिए, बिल्कुल रेडी, डन, गुड। कल आपका फ्राइडे है तो कल टेस्ट रहेगा। टेस्ट में अभी तक हम जो पहले पढ़ चुके हैं उस तक का भी टेस्ट लिया जाएगा, और आज और कल भी जो हमने पढ़ा है उसका भी टेस्ट रहेगा आपका। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपसे बात करता हूँ, हु वन, WON, वन मतलब कि जीतना। हु वन द डर्ट फ्री, डर्ट मतलब होता है गंदगी, डर्ट, डर्ट मतलब DIRT, डर्ट फ्री इंडिया मिशन कैटेगरी अवार्ड एट स्वच्छ भारत अवार्ड। मतलब कि स्वच्छ भारत अवार्ड अभी हमारा चला हुआ था, जिसको 2020 में एक अवार्ड दिया गया है। वो डर्ट फ्री मतलब कि गंदगी मुक्त, गंदगी मुक्त इंडिया मिशन में एक कैटेगरी है, स्वच्छ भारत की एक कैटेगरी है, मिशन कैटेगरी, जैसे इंडिया मिशन कैटेगरी का नाम दिया है, जिसमें डर्ट फ्री बोला है, मतलब कि डस्ट फ्री होता है धूल मिट्टी, और डर्ट होता है कि गंदगी, तो गंदगी मुक्त शहर का उन्होंने दिया है। तो ये किस स्टेट को अभी जो स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू तरफ से ये जो अवार्ड दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है? तो ये अवार्ड दिया जा रहा है हरियाणा और तेलंगाना को। हरियाणा और तेलंगाना को ये अवार्ड मिल रहा है, 2 स्टेट्स को ये अवार्ड मिला है, जिसमें ये बांटा जा रहा है कि ये डर्ट फ्री है, DIRT, डर्ट फ्री स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, जिनको किसके अंतर्गत दिया जा रहा है? स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इनको डर्ट फ्री कैटेगरी में रखा गया है। आप लोगों ने अभी सुना होगा कि सबसे साफ़ सुथरा स्वच्छ वाला जो उसमें बात हुई थी, तो कि इंदौर शहर को सबसे पहले उन्होंने फर्स्ट पोजीशन पर रखा था। ये वो अलग है और ये वाली कैटेगरी अलग है। ये कैटेगरी है आपकी स्वच्छ भारत अवार्ड, जो कि इंडिया मिशन के अंतर्गत आता है। ये मिशन कैटेगरी के अंतर्गत आ रहा है अवार्ड, जो कि मिशन उन्होंने रखा था स्वच्छ भारत अवार्ड। ये स्वच्छ भारत अवार्ड मिला है, ठीक है। ये स्वच्छ भारत अवार्ड डर्ट फ्री स्टेट को मिला है, किसी शहर को नहीं, स्टेट को मिला है। भावना जी, मैं एक बार रोज क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, बिल्कुल, डर्ट फ्री ये स्टेट को मिला है, ये मिला है हरियाणा और तेलंगाना को। अब क्वेश्चन मैं वापस से बोल रहा हूँ, हु वन, WON, वन मतलब जीतना, विन का वॉन हो जाता है सेकेंड फॉर्म, विन फर्स्ट फॉर्म, वॉन सेकेंड और थर्ड फॉर्म, तो हु वॉन सेकेंड फॉर्म आ गई इसकी, वॉन, WON, वॉन द डर्ट फ्री, DIRT, डर्ट फ्री इंडिया मिशन कैटेगरी डर्ट फ्री इंडिया मिशन कैटेगरी अवार्ड एट स्वच्छ भारत अवार्ड 2020, स्वच्छ भारत अवार्ड 2020। हु वन द डर्ट फ्री इंडिया मिशन कैटेगरी अवार्ड एट स्वच्छ भारत अवार्ड 2020। तो ये आपका आंसर रहेगा हरियाणा एंड तेलंगाना। तो हरियाणा और तेलंगाना 2 स्टेट्स को ये डर्ट फ्री स्टेट का खिताब मिला है स्वच्छ भारत अवार्ड 2020 के तरफ से। राइट, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। स्वच्छ भारत इंडिया, जिसके तहत जो आपके घर के बाहर भी सुबह सुबह जो सीटी बजा के कचरा लेने आते हैं ना, तो ये वही जो मिशन जो शुरू है उसके अंतर्गत 1-2 स्टेट्स को उन्होंने चुना हुआ है, जो कि डर्ट फ्री हैं, जो कि गंदगी से मुक्त हैं, गंदगी मुक्त इंडिया मिशन कैटेगरी के अंतर्गत स्वच्छ भारत ने एक अवार्ड प्रस्तुत किया है। वो 2
स्टेट्स आई हैं। पहला स्टेट है हरियाणा, दूसरी स्टेट का नाम है तेलंगाना। आई होप कि क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब आप लोगों ने ओलंपिक गेम सुने होंगे, सभी तरह के गेम सुने होंगे, तो आप लोगों ने राइफल और पिस्टल की भी प्रतियोगिताएं होती हैं। राइफल समझ रहे हैं, बंदूकें, और पिस्टल छोटी वाली होती है, राइफल थोड़ी बड़ी वाली होती है। राइफल की यदि मैं बात करूँ थोड़ा सा लेंथ बड़ी है, और पिस्टल की यदि मैं बात करूँ तो पिस्टल छोटी वाली। तो दोनों का भी कंपटीशन होता है, और उस कंपटीशन में अभी मेल में और फीमेल में कौन प्रथम आया है, इससे संबंधित ये क्वेश्चन बनता है आपका स्पोर्ट्स से। जो स्पोर्ट्स के जो संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, तो ये क्वेश्चन वहाँ से बन सकता है। और ये पहली बार है जो कि एयर राइफल कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया में पहली बार किसी ने जीता है। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी यदि मैं बात करूँ आपके एग्ज़ाम तक आने तक, क्योंकि हमारे इंडिया में ये पिस्टल कंपटीशन और इन सभी चीज़ों का इतना क्रेज़ नहीं है। वो एग्ज़ाम में पूछेगा आईपीएल के बारे में, मैं जानता हूँ एग्ज़ाम में आएगा आईपीएल के ही बारे में, क्योंकि हम लोग क्रिकेट प्रेमी ज़्यादा हैं। बट ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में यदि कुछ पेपर साइड पेपर बन रहा है तो वहाँ ये पेपर ज़रूर पूछा जाएगा आईपीएल को छोड़कर, क्योंकि हम आईपीएल के पीछे ज़्यादा भागते हैं। एक मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि आईपीएल से संबंधित जो अभी चलने दीजिए, ख़त्म हो जाए आईपीएल, जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उसके नेक्स्ट डे हम आईपीएल से संबंधित सारे क्वेश्चन पूरा का पूरा सेशन आईपीएल का ले लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं अभी जानबूझकर मैं आईपीएल का सेशन लेकर नहीं चल रहा हूँ। तो आईपीएल का सेशन में आपका पूरा कंप्लीट सेशन आईपीएल ख़त्म होने के बाद उसको अपन कंप्लीट करेंगे। बट हाँ, यदि पेपर अच्छे लेवल का बनता है तो आईपीएल से क्वेश्चन कम आएगा, और ये इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप से क्वेश्चन बन सकता है, इसीलिए मैं आप लोगों को लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो लिखिएगा हु वन द 10th मीटर रेंज होती है। देखिए, जब भी गोली या पिस्टल से हम गोली मारते हैं या कुछ भी मारते हैं तो इसकी रेंज होती है। रेंज का मतलब होता है दूरी, कितनी दूरी से आपने टारगेट को हिट किया। मतलब कि ये मेरा टारगेट है, यदि ये मेरा टारगेट है और मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो कितनी दूरी से हमने टारगेट को हिट किया। मैं इसको यदि याद कराने की कोशिश करूँ आपको, तो आपने एक मूवी देखी होगी दो दादी की, हरियाणा की दो दादियों की मूवी देखी होगी, सांड की आँख मूवी थी, सांड की आँख, है ना। तो उसमें वो दो दादियों को जो पिस्टल और राइफल से शूट करना दिखाया गया था, तो वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो 10 मीटर की दूरी से 10 मीटर की दूरी से एयर राइफल कंपटीशन में इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जीता है। मेल कैटेगरी में जीता है विष्णु शिवराज पंडियन ने। विष्णु VISHNU विष्णु शिवराज SHIVRAJ शिवराज पंडियन। पंडियन में पंडित को पंडित PANDIAN पंडियन। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। हु वन द WON विन का सेकेंड फॉर्म हो जाएगा वन, WON दी 10th मीटर 10 मीटर एयर राइफल 10th मीटर एयर राइफल कंपटीशन ऑफ द इंटरनेशनल, लोकल लेवल की बात नहीं हो रही, इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है, इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। तो अब जो प्रोग्राम हुआ है उस प्रोग्राम का नाम क्या है? उस प्रोग्राम का नाम है इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। जो संस्था जिसके थ्रू उनको वो जो कप मिला है, जो उन्होंने जीता है, जो कोई भी गेम खेलते हैं तो गेम किसी ने, जैसे आईपीएल खेला जाए तो आईपीएल नाम लिया ना, तो इसी तरह से जो 10 मीटर की रेंज की जो शूटिंग उन्होंने जीती है वो किस गेम में जीती है? वो जीती है इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। तो ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप इंटरनेशनल लेवल की, उसमें इन्होंने 10 मीटर की रेंज में जीता हुआ है। ठीक है, तो मेल कैटेगरी में आपके विष्णु शिवराज पंडियन की स्पेलिंग रहेगी PANDIAN पंडियन। तो पंडियन मेल कैटेगरी में है, इन्होंने राइफल से किया है। अब फीमेल कैटेगरी की बात करें तो फीमेल कैटेगरी में राइफल बड़ी होती है, पिस्टल छोटी होती है, राइफल बड़ी होती है, पिस्टल छोटी होती है। तो राइफल से मेल कैटेगरी में हमारे साथ आए हैं विष्णु शिवराज पंडियन। और पिस्टल कैटेगरी जो कि फीमेल कैटेगरी की यदि मैं बात करूं तो फीमेल कैटेगरी से एयर पिस्टल से
यशवनी देशवाल जी ने प्राइज़ जीता है इंटरनेशनल लेवल पर। तो यशवनी की स्पेलिंग में बोल दे रहा हूँ, प्लीज़ गलत नहीं करिएगा। YASHWINI यशवनी देशवाल, DESHWAL। अभिजीत जी शिवराज पंडियन के आगे आपको विष्णु और लगा दीजिएगा, विष्णु शिवराज पंडियन पूरा नाम है। अभिजीत जी ने आंसर दिया है शिवराज पंडियन, तो सही है, बट इसके आगे विष्णु लगा दीजिएगा, VISHNU, विष्णु शिवराज पंडियन इनका पूरा नाम है, जो कि इन्होंने एयर राइफल से किया है 10 मीटर की रेंज में, और ये मेल कैटेगरी के रहे हैं। फीमेल कैटेगरी में एयर पिस्टल से शूट किया गया है, और ये रही हैं यशवनी देशवाल। भावना जी ने बिल्कुल ठीक लिखा है, यशवनी देशवाल इज द राइट आंसर, राइट। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कुछ अलग से बात कर लेते हैं, पहले हम समझ लेते हैं, देन इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। भारत और नेपाल के बीच में कुछ हमारे समझौते के बीच में भी नए नक्शे वगैरह बने थे, तो उसमें कुछ डिस्प्यूट हुआ था। तो नेपाल की गवर्नमेंट ने उनकी पार्लियामेंट ने नक्शे में कुछ चेंजेस किए और हिंदुस्तान के कुछ जगहों को अपना बता दिया, ऐसा सुनने में आया था। अभी न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदुस्तान की कुछ ज़मीन को, कुछ जगहों को नेपाल ने यह बोला कि ये मेरे नक्शे में, मतलब कि ये मेरे पास है, ऐसा कुछ सुनने में आया होगा। अभी चीज़ें बिल्कुल ठीक लिखा आपने, राइट। तो नेपाल और इंडिया के संबंध में ही मैं बात कर रहा हूँ। नेपाल और इंडिया, जिस तरह से हम पाकिस्तान और भारत के बारे में बोलते हैं कि दोनों भाई भाई हुआ करते थे, देन अब जाकर ये भाई भाई दुश्मन हो गए हैं, तो इसी तरह से हमारा बहुत ही बढ़िया पड़ोसी देश है जो कि नेपाल। तो नेपाल को पड़ोसी देश, ऐसा पड़ोसी देश है जो कि हमारे साथ रोज़ कुछ ना कुछ मांगता है। जैसे कि हमारे पुराने समय के आप लोगों ने देखा होगा, पड़ोसी कभी चीनी मांगने आ जाएं, कभी धनिया मांगने आ जाएं, कुछ नहीं है तो चलो चाय पीने ही आ जाए गेट खटखटा के। तो ये वैसे वाले पड़ोसी रहे हैं हमारे नेपाल। इंडिया के एक पड़ोसी देश है नेपाल, जो कि ये ऐसे वाले रहे हैं कि फालतू में कुछ नहीं है तो जनाब कुछ भी दे दो, घंटी बजाई, थोड़ी सी चीनी मिलेगी, नहीं है, थोड़ा सा दूध मिलेगा, नहीं है, एक काम करो 2 हरी मिर्ची दे दो यार। तो ये नेपाल ऐसे पड़ोसी देश रहे हैं, हमसे इंडिया से कुछ ना कुछ मांगते ही रहे हैं, कुछ ना कुछ मांगते ही रहे। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें मांगी हैं, और 2 अक्टूबर गांधी जयंती वाले दिन इंडिया ने भी अपने नेपाल के भाई को कुछ उपहार स्वरूप 41 एम्बुलेंस गिफ्ट करी हैं। मांगा नहीं है, गिफ्ट दिया है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के समय पर इंडिया ने नेपाल को 41 एम्बुलेंस दी हैं, और 6 स्कूल बसेस भी एज अ गिफ्ट उनको दी हैं। इस तरह यदि बात की जाए तो 1994 से लेकर अभी तक 823 एम्बुलेंस इंडिया नेपाल को दे चुका है। 823 एम्बुलेंस इंडिया नेपाल को दे चुका है। चक्कर क्या है, नेपाल के साथ ये स्थिति है, नेपाल में ना तो खेती बाड़ी पे वो डिपेंडेंट है, ना ही उनके पास इतने अच्छे कारखाने खुले हुए हैं, ना ही उनके पास कोई इतने बेहतर एजुकेशन सिस्टम है, ना ही उनके पास कोई पॉलिटिशियन तो ठीक ही ठाक है, हर जगह हो जाते हैं, गली गली में पॉलिटिशियन घूम रहे हैं, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, ना उनके पास साइंटिस्ट हैं, ना कुछ भी, मतलब कि बस देश चल रहा है, गुजारे पे चला रहे हैं। अब इंडिया बगल में पड़ोसी है तो रोज़ाना चले आएंगे कि जनाब ये भी दे दो, जनाब वो भी दे दो, है ना। तो वही चीज़ है। अच्छा हुआ पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है, नहीं तो ये पाकिस्तान भी कहता जनाब हमें भी कुछ दे दो, है ना, जनाब हमें भी कुछ दे दो, तो वो मांग नहीं रहा है, तो सही है, चलो ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लेमर याद रखिएगा, मैं सिर्फ मजाक पॉइंट से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं खुश हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत खुशी है कि नहीं इंडिया और पाकिस्तान की। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि सुलह रहती ना तो वो भी कहता जनाब हमको भी कुछ चाहिए,
जैसे नेपाल का भी हमेशा आ जाता है, जनाब हमारा ध्यान रखो। तो ध्यान रखते रखते 823 एम्बुलेंस दे चुके हैं हम अभी तक, और अभी 2 अक्टूबर 2020 को 41 एम्बुलेंस दी हैं और 6 स्कूल बसें दी हैं, कई सारे वेंटिलेटर दिए हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स दिए हैं, बहुत इक्विपमेंट्स, दवाइयाँ दी हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स दिए हैं, बहुत सारा सामान हमारी इंडिया की तरफ से एज अ गिफ्ट जाता है, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं जनाब। यदि आप लोगों के पास समय हो तो मैं उस पर भी चर्चा करूंगा कि जो नेपाल ने भारत की ज़मीन को अपना बता के अपने नक्शे में शो कर लिया था, वो सही था या गलत था, वो मैं एक्चुअल में बताऊं, वो जो ज़मीन नेपाल ने अपनी उसमें दिखाई, अपने नक्शे में दिखाई, वो एक्चुअल में शुरू से ही वो नेपाल की ही ज़मीन थी। भारत को तो उनके जब भारत उनकी मदद करता था, जब भारत मदद करता था तो वहाँ के कोई राजा थे नेपाल के, उन्होंने कुछ ज़मीन का एग्रीमेंट इंडिया के साथ कर लिया था कि जनाब हम ये ज़मीन आपको देते हैं, क्योंकि आप हमारी बहुत मदद करते हो, इसलिए हम आपको भी कुछ ना कुछ देना चाहते हैं, तो आसपास की जो ज़मीन है वो आप रख लीजिए। तो ये रख लीजिए वाला काम था, जो कि पेपर वर्क प्रॉपर नहीं हुआ था। तो इस वजह से अब नेपाल पलट जाता है कि कहता है नहीं यार, वो तो जो उन्होंने देना था दे गए और तुमने कब्जा नहीं कर पाए, अब हम अपनी ज़मीन को वापस ले लेते हैं और अब हमने अपने नक्शे में दिखा दिया। तो इन शॉर्ट यदि बात की जाए, ये वही स्थिति हो गई है। जो किराएदार हमसे अभी तक चीनी और वो मांगने आते थे, उन्होंने अपनी गाड़ी रख दी आपके पास 4 व्हीलर कि सर हम तो चलाते नहीं हैं, आप चला लीजिएगा। इंडिया से बोला आप चला लीजिएगा, इंडिया ने ठीक है रखिए रहने, जब ज़रूरत पड़ेगी तब चला लेंगे। अब किराएदार को समझ में आया, किराएदार के बेटे बड़े हो गए, किराएदार को समझ में आया कि ये गाड़ी तो अपनी है और ये जो जिसको दी है वो चलाता नहीं, एक काम करो ना अपन अपनी घर वापस ले आओ, हम ही चलाएंगे। तो ये वही स्थिति हुई कि पहले नेपाल ने दे चुके थे कि इंडिया को कि चलो ये ज़मीन आप रख लो, हमारे जैसे कि आप हमारी हेल्प करते हो तो ये ज़मीन को एग्रीमेंट हम आपके साथ करते हैं। कुछ पेपर वर्क नहीं हुए थे प्रॉपरली, बट जब इतना समय निकलने के बाद जब देखा गया कि इंडिया का कोई सुध ही नहीं ले रहा उस ज़मीन को लेकर, इंडिया ने भी छोड़ रखा है कि चलो जाने तो क्या करना है। अब वही ज़मीन को जब ज़रूरत पड़ी, नेपाल की जनसंख्या भी तो बढ़ रही है जनाब, जब उनको ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने वो सारी ज़मीन को वापस टेक ओवर किया। उन्हें क्या फ़र्क पड़ना है इंडिया को, हमने दी थी, हमने अपनी चीज़ वापस ले ली आपसे। तो इस पर हंगामा हो रहा है कि इंडिया की ज़मीन को भारत की ज़मीन को नेपाल ने अपने कब्जे में ले लिया। ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी उन्हीं की थी, वो ज़मीन उन्हीं की थी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि नेपाल इतना शक्तिशाली देश है कि हमारे देश की ज़मीन को वो ले जाए और हम लोग कुछ ना कहें, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो इंडिया से नेपाल अभी रिसेंटली क्या पहुंचा है, पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। इंडिया प्रोवाइडेड 41 एम्बुलेंस एंड 6 स्कूल बसेस to Nepal. India provided 41 ambulances and 6 school buses to Nepal. कब हुआ? ऑन डेटेड 2 अक्टूबर 2020 को इन्होंने प्रोवाइड करी है इंडिया ने। अब बात करते हैं कि इंडिया आप नेपाल को खाने के लिए भी दे रहा है, अनाज, शक्कर, मसाले, आपके जो स्पाइसेस हैं, सब कुछ भारत से जाता है, पेट्रोल डीजल भी भारत से जाता है नेपाल के पास। तो क्या नेपाल को इंडिया ट्रेन नहीं देगा? तो इंडिया ने ट्रेन भी दी है, DEMOU, जैसे हम DMU बोलते हैं, डेमो ट्रेन, DE इसकी स्पेलिंग रहेगी डेमो, DEMO डेमो, मतलब इसे DMU बोलते हैं। तो डेमो ट्रेन इंडिया ने दिए, 2 मॉडर्न ट्रेनें दी हैं। इंडिया ने नेपाल को ट्रेनें भी गिफ्ट करी हैं, पता नहीं कौन से ससुराल में आए थे जी हमारी, जो हम इतनी सारी चीज़ें इनको गिफ्ट कर रहे हैं। तो इंडिया ने, अच्छा ट्रेन के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि एज अ गिफ्ट किया, ट्रेन का तो कुछ पैसा लिया गया है नेपाल से, नो डाउट कि पूरा का पूरा उठा के दे दिया, कुछ पैसा नेपाल से दिया गया है ट्रेन को देने के लिए। बट इंडिया ने 2 ट्रेनें भी अभी हाल में ही ट्रेनें भी दी हैं, 2 डेमो ट्रेनें दी हैं, वो इलेक्ट्रिक और डीजल दोनों से चलेंगी। ऐसी ट्रेन दी हैं जो कि इलेक्ट्रिक और डीजल से चलेंगी। वो जैसे कि आप लोकल ट्रेन होती है ना, यदि आप लोगों ने मुंबई में देखी हो लोकल ट्रेनें, या किसी ने आगरा से
आगरा के जो आगरा फोर्ट से बिचपुरी और इधर सब की यदि कोई डीएमयू ट्रेनें देखी हो, लोकल ट्रेनें जिनके दोनों साइड से मुंह रहते हैं, जहाँ से चाहो वहाँ से चला दो, यहाँ से चाहो यहाँ से चला दो, यहाँ से चाहो यहाँ से चला दो। आई होप कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो। ऐसी ट्रेनें जिनके दोनों साइड से मुंह होते हैं, चाहे यहाँ से चला दो चाहे यहाँ से चला दो, वो ऐसी ट्रेनें दो मॉडर्न ट्रेनें इंडियन रेलवे ने दी हैं नेपाल को। क्लियर है? ये कहाँ से कहाँ तक चलेंगी लिख लीजिए, इतना पूछा नहीं जाएगा, बस लिख लीजिए। ये नेपाल के जयानगर से कुर्था रेलवे लिंक को जोड़ेगा। कुर्था KURTH कुर्था रेलवे लिंक को जोड़ेगा। ये किस किस को जोड़ेगा? ये किसके बीच में ट्रेनें चलेंगी? जयानगर, नेपाल में कोई नगर होगा जयानगर, जैसे कि हमारे यहाँ है गांधीनगर, है ना, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, मुरैना, आपका भोपाल, इस तरह के जैसे अपने शहर के नाम है, ऐसे वहाँ कोई जयानगर होगा। जयानगर से कुर्था KURTH कुर्था रेलवे स्टेशन तक ये ट्रेनें चलेंगी। ये 2 ट्रेनें दी गई हैं, मॉडर्न ट्रेनें, ऐसी ट्रेनें जो कि डीजल पे भी चलेंगी। यदि डीजल ख़त्म हो जाए तो इनको इलेक्ट्रिसिटी से चला लो। ये दोनों तरह से चलेंगी और ये ऐसी ट्रेनें दोनों तरह के मुँह हैं इसके, इसको पलट के इंजन लगाने की जरूरत नहीं। इंजन इनबिल्ड रहता है इन ट्रेनों के अंदर, इंजन इनबिल्ड रहता है, जैसे कि आपको इंजन अलग नहीं होगा, ये बोगी के साथ इनबिल्ड रहता है, चाहे यहाँ से चला लो चाहे यहाँ से चला लो। ठीक है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि एक ड्राइवर यहाँ बैठ गया एक ड्राइवर यहाँ बैठ गया, तो अब बेटा देखते हैं कि ऐसे चलाते हो, कर हम यहाँ से भगाएंगे तुम करे यहाँ से भगाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब नेपाल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, नेपाल से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या अभी तक पूछे गए हैं। तो नेपाल का इंडिपेंडेंस डे, हमारा इंडिपेंडेंस डे कब होता है प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में बताएं। अपना इंडिया का इंडिपेंडेंस डे कब होता है? रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस 2 डे मनाते हैं हम लोग। तो इंडिपेंडेंस डे हमारा, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? मैं बात कर रहा हूँ नेपाल का। जब तक आप मुझे चैट बॉक्स पर आंसर करें, जब तक मैं आप लोगों को बताता हूँ कि नेपाल का इंडिपेंडेंस डे 21 दिसंबर को मनाते हैं। 21 दिसंबर को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं नेपाल, जो मनाने वाला है 21 दिसंबर को। तो पार्टी ले लेना भाई नेपाल में जाके, मतलब कि इंडिपेंडेंस डे यदि 21 दिसंबर को मनने वाला है तो ये समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ बढ़िया धमाल होने वाला है, कुछ अच्छा वहाँ फंक्शन होता ज़रूर होगा, है ना। अभिजीत जी 2MU वाली ट्रेन है, DEMO, डेमो लिख दीजिए। ये आपने अपनी तरफ से सही लिखा, मगर इसका जो पूरा नाम है यदि क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा ओके ओके ओके, अभिजीत ने लिखा 2 मुंह वाली ट्रेन है। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात को समझने वाला, ठीक है 2 मुंह वाली ट्रेन है, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेन है, मैं खुद इन ट्रेनों में मैंने सफ़र किया है आगरा में। जब मैं आगरा में कॉलेज में था, बिचपुरी कैंपस में था, मेरा इंजीनियरिंग चल रहा था, तो मैं इन ट्रेन से डिनर करने जाया करता था आगरा फोर्ट। बिचपुरी कैंपस में मेरा सेंटर था ऑफ कॉलेज था, तो बिचपुरी से मैं आगरा फोर्ट जाया करता था, और भरतपुर वगैरह भी मैं इन ट्रेनों से गया हूँ। बढ़िया मस्त ट्रेन है यार, ये बहुत अच्छी है। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी, अच्छा जी आपने वो वाला आंसर दिया, ठीक है गुड। तो नेपाल का इंडिपेंडेंस डे जो है, नेपाल का इंडिपेंडेंस डे जो है 21 दिसंबर को रहेगा। भावना जी ने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया। हाँ 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे। अभिजीत जी बोल रहे हैं कि जाना ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। नहीं कोई ज़्यादा नहीं, आप इजीली नेपाल घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बाकायदा हक से जाओ कि इंडिया वाले हैं हम तुम्हें गिफ्ट करते हैं कई सारी चीज़ें। अब तुम्हारा घूमने आए हैं, बहुत अच्छा देश है, छोटा सा देश है, एक ऐसा देश है जहाँ आपको वीज़ा और इन सभी चीज़ों से झंझटों से कोई भी दिक्कत नहीं है। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जैसे जाते हैं ऐसे आप इजीली जा सकते हैं गोरखपुर से होते हुए। ठीक है, बाय ट्रेनें भी चल रही हैं, बसेस भी चल रही हैं, दिल्ली से बसेस वगैरह भी सर्विसेज बहुत अच्छी है। और जो धार्मिक किस्म के लोग हैं, वो पशुपतिनाथ मंदिर जो है वहाँ भी नेपाल में है, काठमांडू में, तो पशुपतिनाथ मंदिर भी जा सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि एक पशुपतिनाथ जी का एक हिस्सा आपके केदारनाथ में है और दूसरा हिस्सा पशुपतिनाथ जो कि नेपाल में है। ये मैं क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ
क्योंकि ये एग्ज़ाम में किस तरह से घूम कर आ जाए पता नहीं चलता, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो नेपाल का इंडिपेंडेंस डे 21 दिसंबर। नेपाल की एनिमल, जो नेशनल एनिमल की बात करी जाए, नेशनल एनिमल है उनका काव, मतलब गैया, गाय। जब हम बोलते हैं ना गाय हमारी माता है हमें कुछ नहीं आता है, गाय हमारी माता है हमें कुछ नहीं आता है, तो ये सही चीज़ आती है नेपाल पे। तो नेपाल का नेशनल एनिमल की यदि मैं बात करूं, तो क्या होगा? काव, COW, काव मतलब गाय, गैया। ठीक है, अब प्लीज़ ऐसा मत बोलना, मैंने लास्ट क्लास में पता नहीं कहीं और पढ़ा रहा था, तो सर ये बता दीजिए ये सींग वाली है या बिना सींग वाली है। तो ऐसी हरकतें नहीं करना, ऐसी चीज़ मत पूछना कि सींग वाली गैया है या बिना सींग वाली गैया है। सर काली वाली गैया है, देसी वाली गैया है। काव मतलब सिर्फ काव। ठीक है, जो इनका नेशनल सिंबल में है वो आपका रहेगा वाइट गाय और विथ सिंग दिखाया गया है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, इनका नेशनल एनिमल है काव। अच्छा, इनके फेमस फेस्टिवल के बारे में SSC CGL में भी, CHSL में भी पूछा जा चुका है, और रेलवे के NTPC पेपर में क्वेश्चन आया था। दशिन, DASHAIN, दशिन कहाँ का फेस्टिवल है, ये क्वेश्चन आया था। सेम डिट्टो क्वेश्चन NTPC 2012 के एक सेट पेपर में आया था, और वही एक क्वेश्चन उठकर आपके CGL में भी पूछा जा चुका है और CHS में पूछा जा चुका है। सो प्लीज़ इसको रिमाइंडर के तौर पे लिख लीजिएगा कि फेमस फेस्टिवल कौन कौन से है। तो फेमस फेस्टिवल रहेगा दशिन, DASHAIN, दशिन एंड तिहार, TIHAR, तिहार, दशिन एंड तिहार यहाँ का फेस्टिवल है। दूसरा ये मनाते हैं बुद्धा जयंती। बुद्धा जो गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्धा, तो ये जो देश है नेपाल, जो देश है वो गौतम बुद्ध को सबसे ज़्यादा मानने वाला देशों में से एक है, तो क्योंकि वहीं जो मूर्ति लगी हैं वो वहीं है। ठीक है, तो बुद्धा जयंती और तीज, जो हरियाली तीज वगैरह हम लोग भी मनाते हैं वहाँ भी मनाई जाती है तीज। तो मेन जो एग्ज़ाम में आ चुका है वो आ चुका है दशिन, DASHAIN, दशिन एंड तिहार, TIHAR, दिशार है ना, तिशार, TIHAR, तिशार। तो दशिन और तिशार वहाँ के मेन फेस्टिवलों में से एक है। जैसे हमारे यहाँ दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, नौदेविया, बहुत सारे हमारे तो फेस्टिवलों का एक कंट्री है। और मैं आप लोगों से आज भी बोलूँ, जो इंडिया को प्रॉपरली नहीं पहचान पा रहे हैं, सो भारत हमारा एक ऐसा देश है जहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह का क्लाइमेट है। यदि आप कनाडा चले जाओ तो कनाडा में ना तो वहाँ बारिश का इतना स्कोप है, ना वहाँ स्प्रिंग सीजन का इतना स्कोप है, वहाँ सर्दी पड़ेगी या गर्मी पड़ेगी, वहाँ दो चीज़ें रहेंगी। इसी तरह हर कंट्री में, स्विट्ज़रलैंड आप जाते हो तो वहाँ पहाड़ है ना, तो कहीं पानी है तो कहीं पहाड़ है, कहीं ग्रीनरी है। बट इंडिया एक ऐसा देश है, इसीलिए सभी फॉरेनर, सभी विदेशी, सभी अंग्रेज हम बोलते हैं इंग्लैंड के लोगों को, सभी इंग्लैंड वो भारत पे इसलिए टूट पड़े थे। उसका रीज़न ही ये है क्योंकि इंडिया के अंदर सभी, पूरा विश्व ही समाहित है। क्यों? यदि आपको गर्मी में भी ठंड के मज़े लेने हैं तो आप उत्तराखंड निकल जाइए, लद्दाख निकल जाइए, आपको वहाँ ठंड का एहसास हो जाएगा, ठंड भी है। सेम टाइम पे यदि आपको गर्मी, चिलचिलाती हुई गर्मी चाहिए हो तो आप राजस्थान चले जाइए, रेगिस्तान के इलाके में चले जाइए, वहाँ आपको गर्मी भी मिल जाएगी। यदि आप चाहते हो कि नहीं बारिश चाहिए आज तो हमें, तो बारिश के लिए मुंबई एक ऐसा शहर है, और भी बहुत सारे महाराष्ट्र के ऐसे शहर हैं जहाँ कईयों बार बारिश होती रहती है। नासिक के आसपास भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ कंटिन्यूसली बारिश होती रहती है मोस्टली टाइम, है ना। कश्मीर में, बिल्कुल भावना जी ने बताया, कश्मीर हमारा सिर का ताज ऐसा है कि यहाँ एक तो आपको सारे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, प्लस सारी मेडिसिन्स मिलती हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं कि आपको कुछ भी हो जाए, एकदम खेल हो जाए आपका, जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। तालाब यहाँ हैं, नदियाँ यहाँ हैं, गंगा पवित्र नदी जिसे हम बोलते हैं कि नहा लेने से हमारे पाप धुल जाते हैं। अब ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो आपके पाप धुल जाए? वही चीज़ है कि इंडिया एक ऐसी जगह है
जहां आपको पूरे देश का सारा कुछ समाहित मिलेगा। देहरादून, आप फाउंटेन देखना चाहें, वो फॉल वगैरह देखना चाहें, रेनफॉल, वो सब निकलता है, फाउंटेन वगैरह निकलता है, वो सब कुछ आपको इस देश में देखने को मिलेगा एक साथ, बस आपकी डिमांड होनी चाहिए। तो स्विट्ज़रलैंड भी यहाँ है, कनाडा भी यहाँ है, सब कुछ यहाँ है ना। तो कहीं कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम लोग वो देखने जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, वो बुर्ज खलीफा देखने वगैरह ना, तो वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। रेगिस्तान यहाँ भी है, यहाँ भी डेजर्ट बहुत है, ऊँट की सवारी आप यहाँ भी कर सकते हैं। अपने देश को प्यार करो, अपने देश में हर चीज़ है, पानी भी है, झील भी है, एक ऐसी झीलें भी हैं। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी चट्टानें ऐसी हैं कि सेम चट्टान से इतना खौलता हुआ पानी कि आपका कुछ ही मिनटों में आलू उबल जाए, और इतना ठंडा पानी कि आपकी उंगलियां जम जाए उसी सेम चट्टान से। केदारनाथ, बिल्कुल सही बोला। तो धार्मिक भी है और गोवा जैसे बीच पर आपकी मौज मस्ती भी है। तो हर तरह से आपको यहाँ चीज़ें मिलती हैं। खाने की वैरायटीज़ कितनी सारी हैं, हर स्टेट में अपनी 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 अलग अलग वैरायटीज़ है। वेजिटेरियन भी हैं, नॉन वेजिटेरियन भी हैं, कौवे भी हैं, हर तरह की चीज़ें हैं, योग भी है, हर सब कुछ है। यदि आप प्राउड फील करें कि आप इंडिया में हुए हैं, क्योंकि ये इंडिया एक ऐसा देश है जो कि हर दुनिया इससे निगाहें मिलाई है। इसीलिए बस यही चीज़ है कि हम अपनी चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं गलत हमारी भी उस तरफ से हो जाता है, क्योंकि जब हमें एग्ज़ाम देना होता है तो हमें रैंकिंग भी देखनी है, हमें एडमिशन लेना है तो हमें मेरिट लिस्ट भी देखनी है, बट जब हमें देश चलाना है तो हमें कुछ नहीं देखना है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें पॉलिटिशियन वाली अलग है। चलिए, तो बात करते हैं नेशनल गेम की। इस पर स्टार मार्क कर लीजिएगा, नेपाल का नेशनल गेम। नेपाल का नेशनल गेम की यदि मैं बात कर लूँ तो नेशनल गेम हो जाएगा डंडीबियो, DANDI, 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 डंडीबियो, BIYO, डंडीबियो। बट अभी अभी चेंज कर दिया, नेपाल ने चेंज करके इसको लिख दिया वॉलीबॉल। तो डंडीबियो करके पहले वहाँ खेल किया करते थे, नेशनल गेम हुआ करता था, बट अभी एग्जाम में पूछा जाएगा तो लिखना डंडीबियो, DANDI, DNDBIYO, डंडीबियो। यदि एग्जाम के ऑप्शन में नहीं आए तो आपको लिखना पड़ेगा, वॉलीबॉल पे टिक करना होगा, क्योंकि वॉलीबॉल अभी उन्होंने रिसेंटली नए लेकर आए। तो वॉलीबॉल अभी रिसेंटली वो नया लेकर आए हैं। तो नेशनल गेम्स में यदि बात की जाए तो वॉलीबॉल यदि आंसर में आ रहा है तो वॉलीबॉल आपको लेकर चलना होगा। आई होप कि क्लियर है। वहाँ के पार्लियामेंट का नाम क्या होगा? पार्लियामेंट का नाम होगा द नेशनल असेंबली। पार्लियामेंट का नाम है नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। जितने लोग भी रेलवेज का पेपर देने वाले हैं उनके लिए एक स्मॉल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, उसके लिए स्टार मार्क ज़रूर कीजिएगा। एक ऐसा शहर का नाम या एक ऐसे शहर का नाम बताना है आपको जहां इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो चला है। मेट्रो सिटी सुना होगा, भोपाल में चलने वाली है, इंदौर में चलने वाली है, ग्वालियर का तो हम लोगों ने खूब मजाक उड़ाया है कि ग्वालियर में आने वाली ग्वालियर वालों को खूब खूब मज़े लिए हैं ग्वालियर वालों के। तो जब मैं ग्वालियर में था तो हमारे सर वगैरह हम लोग करते थे, जब भी भीड़ भाड़ लग जाए, सुनो यार यहाँ मेट्रो आने वाली है, सुना है? अच्छा, तो बहुत मज़े करे इस तरह से। तो रियल में आपके भोपाल और इंदौर में मेट्रो आने वाली है। तो ये अंडर वाटर मेट्रो, ये तो अभी ऊपर की बात हो रही है, अब अंडर वाटर, पानी के अंदर से मेट्रो चलने के लिए इंडिया का पहला शहर कौन सा है जहां अंडर वाटर मेट्रो चलने वाली है, जिसको मार्च 2022 में 2020 में इसकी ओपनिंग हो जाएगी? वो है आपका कोलकाता, कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो। तो इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो, अंडर वाटर मेट्रो, इंडिया फर्स्ट, इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो शुरू होने वाली है, कोलकाता मेट्रो, ओपन बाय मार्च 2022। 2022 में अंडर वाटर मेट्रो जो शुरू होगी वो कोलकाता मेट्रो रहेगी। तो हमारे देश की, भारतवर्ष की पहली मेट्रो जो कि पानी के अंदर से निकलेगी। क्लियर है? आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, क्लियर है, राइट। गजेंद्र जी हमारे साथ हैं, धर्मेंद्र, धर्मवीर जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आई होप कुछ मुझे आंसर कर दीजिए, यदि आप लोग को यस नो कुछ है तो प्लीज़ कुछ मैसेज कर दीजिए, जिससे कि मेरा 2 वे कम्युनिकेशन आपके साथ बना रहे। क्लियर है? ओके, राइट।
गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एक एनसीईआरटी ने अनाउंस किया एक बुक अपनी बुक्स में एक लैंग्वेज को इंक्लूड किया है। एनसीईआरटी मतलब कि एनसीईआरटी अनाउंस टू लॉन्च बुक इन विच लैंग्वेज। आपसे क्वेश्चन यह पूछा जा रहा है, एनसीईआरटी ने अपने बुक्स में, अपने सिलेबस में, अपने बुक्स में एक और लैंग्वेज को इंक्लूड करने की, आप लोगों ने हिंदी, इंग्लिश और बाकी रीजनल लैंग्वेज में एनसीईआरटी की बुक सुनी होंगी, बट एक नई लैंग्वेज को एनसीईआरटी इसको इंट्रोड्यूस करने वाला है, उसको लॉन्च करने वाला है, अनाउंस किया उसने। वो कौन सी लैंग्वेज है? वो है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज होती है वो उन लोगों के लिए जिनको दिखाई नहीं देता है, जो बेचारे बच्चे देख नहीं पाते हैं और वो चीज़ों को देख कर, छू कर, टच करके उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, वो होती है साइन लैंग्वेज। तो रिसेंटली अभी एनसीईआरटी ने ये अनाउंस किया है कि अब हम अपने आने वाली बुक्स में इस एक लैंग्वेज जो साइन लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो साइन लैंग्वेज को भी हम अपनी बुक में लॉन्च करेंगे। मतलब कि जिस तरह से हमारी प्रतिलिपियाँ छपती हैं, जिस तरह से हमारा एडिशन छपता है, इंग्लिश हिंदी एडिशन, इंग्लिश एडिशन, तो अब हमारा साइन लैंग्वेज से संबंधित भी हमारा एडिशन छपा करेगा। तो ये एनसीईआरटी ने अभी रिसेंटली, एनसीईआरटी अपने आप में देश में बहुत बड़ी ऐसे पब्लिकेशन हाउस में बोल सकता हूँ जिसके थ्रू IAS PCS क्या हर तरह के एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में हेल्पफुल रहता है। तो एनसीईआरटी का जो अपने आप में अनाउंसमेंट बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कि वो बोलता है कि हम साइन लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। हम जो व्यक्ति दृष्टिहीन है, जो नहीं देख पा रहे, उनकी मदद के लिए हम आगे आते हैं। और एनसीईआरटी ने साइन लैंग्वेज को प्रमोट करते हुए अपनी बुक्स के, अपने सिलेबस में या अपनी लैंग्वेज में ये चीज़ और इंक्लूड कर दी है, साइन लैंग्वेज। आई होप कि क्लियर है आप लोगों को। और कल के लिए मैं आपको फिर से बता दूं, कल आप लोगों का एग्ज़ाम रहेगा, छोटा सा टेस्ट रहेगा। वो टेस्ट आपका इंस्टाग्राम पर होता है, तो इंस्टाग्राम पर रात को 9 बजे कल आपका टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। और जितने भी लोग अभी हमारे साथ जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंडर दे दूं, यदि कुछ आपको अच्छी लग रही है क्लासेस तो लाइक कीजिएगा। मैं अभी इसके बाद इस वीडियो को शेयर कर दूंगा, आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी शेयर करें। और यूट्यूब पर जाकर भी आप मेरा चैनल में वहाँ भी आप शेयर करें, प्रॉमिस अकेडमी आप सर्च करेंगे, यूट्यूब पर भी मिल जाऊँगा। कल यदि आप सर्टिफिकेट का एक हम लोगों का चलता है, जो भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड आते हैं उनको सर्टिफिकेट एज अ मोटिवेशनल देते हैं टेस्ट के तौर पर। तो कल आपको रात को 9 बजे इंस्टाग्राम पर आना है, एक छोटा सा टेस्ट हम लोग लेंगे। भावना जी ने बहुत बढ़िया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इट इज़ कॉल्ड एनसीईआरटी। बिल्कुल ठीक है भावना जी, बहुत खूब बहुत खूब। मुझे अभी इतने सारे बच्चों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका मैं नाम भी लूँ तो भावना जी हैं, अभिजीत जी हैं, हाँ शुभम जी हैं, और एक विवेक है। तो ये कुछ और आपके प्रियंका जी हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, प्रियंका जी हैं, एक स्टूडेंट्स का और मैं नाम भूल रहा हूँ, जो मुझे अधिकतर आंसर करते हैं। तो मुझे बड़ा भरोसा है आप सभी पर कि आपका एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में आप निकालेंगे ज़रूर, मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है। मैं एक स्टूडेंट का नाम और भूल रहा हूँ, दिशा जी हैं, और एक स्टूडेंट और भी हैं। तो मुझे थोड़ा सा भरोसा है इन लोगों पर कि ये एक फर्स्ट अटैम्प्ट में ये एग्ज़ाम्स को निकालेंगे। तो कल मैं आपका वापस से स्वागत करूंगा आपके इंस्टाग्राम चैनल पर। और मैं जाते जाते एक चीज़ और बता के जाऊं कि जिन्होंने अभी तक मिशन बैच को ज्वाइन नहीं किया है सो प्लीज़ मिशन बैच को ज्वाइन करिए। बहुत ही निम्नल चार्जेस में मैं मिशन बैच को लेकर आया हूं। मिशन बैच आपका मॉर्निंग 8 बजे से स्ट्रैटेजी का पोर्शन कवर होगा और शाम को 7 बजे आपका करंट अफेयर, पिछले 10 महीने का करंट अफेयर इसमें रहेगा, राइट। तो ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए क्योंकि लास्ट चांस है हमारे पास एग्ज़ाम निकालने का। और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ध्यान से रखिए अपना, एंड थैंक यू टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।